के ऊपर सोने के जो बार्स हैं वो लिए जा रहे हैं, पैसे बाहर भेजे जा रहे हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है कि सुरजानी के अंदर जो वाक़या कल हुआ है, जहाँ पे एक मुख्तियार कार गया, उसको गोली मार दी। क्या वजह है? ये ख़ुद कब्ज़े करवाते हैं, फिर कब्ज़े खाली करवाने जाते हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, जो दूसरे सूबों में रह रहे हैं, वो ज़मीनें यहाँ पे ख़रीदते हैं, वो यहाँ पर जा आते हैं, उनकी ज़मीनों के ऊपर जो दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, फिर यहाँ से एंटी इंक्रोचमेंट को भेजते हैं। तो हो रहा क्या है सूबे के अंदर? कभी आपने ये चीज़ें सुनी कि सूबे पंजाब में ये कुछ हो रहा हो, चाहे हमारी हुकूमत थी या नहीं थी? कभी केपी में आपने सोचा कि पहले भी जब जो दौर था कि ये हालात जो हैं केपी के अंदर हों? ये बलूचिस्तान में नहीं सुना, कभी बलूचिस्तान में नहीं सुना कि ये हालात जो हैं, जो इलाके गैर बने, वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पे तो अब आप देखें कि यहाँ पे हालात ये हैं कि डाकू जो है डीएसपी को मार रहा है, डाकू एसएचओस को मार रहे हैं, घरों से उठा के लेके जा रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उनके पास हैं। मतलब ये कच्चे के इलाके के अंदर इतने जदीद हथियार पहुँच कैसे रहे? सो शर्म से डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के लिए। और उसके साथ साथ गुजारिश मैं अपने तमाम, बल्कि मैं बड़ा मशकूर हूँ अपने तमाम टीवी चैनल्स का कि आप लोगों ने एक बड़े अहम मामले को हाईलाइट किया हुआ है और आप रोज़ाना उसको हाईलाइट कर भी रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा चीफ़ जस्टिस साहब से भी कि चीफ़ जस्टिस साहब पिछले 28 दिनों से 28 OPDs जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। 28 OPDs। वो यंग डॉक्टर्स हैं, वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा जो रिस्क अलाउंस है वो हमें दो। उनको डंडे मार रहे हैं। जो फीमेल जो डॉक्टर्स हैं उनको उठा के मोबाइलों में फेंका जा रहा है। वो एक कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे एहतजाज कर रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। 2 मिनिस्टर इन्होंने पाले हुए, 2 से 3 मिनिस्टर जिन्होंने अपना धंधा जो है वो सिंध हाउस में भी चलाया था। उन्होंने सबसे बड़ा किरदार अदा किया था सिंध हाउस में बोरियां ले जाने का, ज़मीन फ़रोशों को ख़रीदने का। वो उनको सिस्टम की ज़िम्मेदारी दी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने बहुत पैसा ख़र्च किया हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में। जो माल उन्होंने ख़र्च किया वो माल उन्होंने अब रिकवर करना है। सो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं जो है आपको बताऊं कि ये हकीकी आज़ादी क्या है। ये हकीकी आज़ादी यही है। इस हकीकी आज़ादी में इन तमाम माफिया से छुटकारा हासिल करना है, आज़ाद करना है पाकिस्तान को इन तमाम 2 नंबर लोगों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जो हकीकी आज़ादी की जो यहाँ से मार्च है, उसके बारे में भी मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि हमारे सदर अली जैदी साहब जो हैं मेरे ख़्याल से कल उसका ऐलान करेंगे। बहुत बड़ी तादाद के अंदर, भरपूर तादाद के अंदर हमारे कराची के सदर ने उसकी तैयारी कर ली है। यहाँ से बड़े बड़े काफ़िले कराची से रवाना होंगे। यहाँ से हम पहुँचेंगे पूरे सिंध भर से अपने काफ़िले लेते हुए। उसके बारे में अली जैदी साहब कल आपको बताएँगे। लेकिन मैं यहाँ बैठा आज वक्त का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से दिन का हमने इंतज़ार करना है। मैं हर किसी के लिए बात करता हूँ। मुझे बड़ा दुख है इस बात का आज की तारीख़ तक कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जिस तरह शहीद कर दिया गया। एक अच्छी खातून, एक अच्छी सियासतदान जो है वो हमारे मुल्क में आज नहीं है। उसने हाईलाइट किया था कि मुझे क्या ख़तरात हैं, वो कौन से लोग हैं जिनसे मुझे ख़तरा है, जिनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, और अगर मैं मर गई, मेरा कत्ल हो गया, तो ये लोग जो हैं उसके अंदर मुलविस होंगे। कुछ नहीं किया गया, दूसरी दफ़ा निकली उसको मार दिया। तो क्या अब हम अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो वाक़या इमरान खान के साथ हो जाए? क्या करेंगे हम? आप अगर इमरान खान को सियासत की दौड़ में, सियासत में ग्राउंड में नहीं हरा सकते तो उसको कत्ल करना चाहते हैं? आपका मुंह काला, लानत आपकी शक्ल के ऊपर कि आप मुकाबला मैदान में कर सकते हैं और आप जो है ना ये कातिलाना आपने हमला उनके ऊपर किया। क्या आज हमारे पास इतना हक़ नहीं है कि उस वक्त बेनज़ीर जो है चीखती रही कि ये 4-5 लोग हैं जो है मेरे हमले में मुझ पर मुलविस हैं, बोल बोल के चले गई, वो मर गई। अब इमरान खान भी बोल रहा है कि ये 3 लोग हैं जो कि मेरे कातिलाना हमला जो मेरे पर हुआ है उसके अंदर मुलविस हैं। उन 3 लोगों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि इमरान खान वापस निकलें और वापस उनके ऊपर हमला हो जाए और वही 3 लोग ज़ाहिर हैं पीछे होंगे, और उसके बाद जो है अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाएगा? किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने नारा लगाया था ना
मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के इंतकाल के बाद के पाकिस्तान खपे, वो पाकिस्तान नहीं खपना था, उनको माल खपना था। वो उनके इंतकाल के बाद से आज तक जो है सिर्फ और सिर्फ माल खप रहे हैं, माल खपे जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, हिसाब कर लें, उनकी शहादत के बाद से आज तक जितने लोग पिछले 15 साल से आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन्होंने कितना माल खप लिया है। देख लें उनकी जायदादें कहाँ चले गई हैं। मीटर रीडर देख लें, आज सिंध के बड़े से बड़े ज़मींदार बन चुके हैं। ऐसा ही है ना, बड़े बड़े बंगले डिफेंस में 2-2 हज़ार के बंगले में। तो पाकिस्तान खपे का नारा नहीं था, असल बात उस नारे के पीछे ये थी आसिफ अली जरदारी के, माल खपे। वो उस दिन से आज तक माल खप रहे हैं, पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है। सबसे बड़े सहूलतकार ये थे सिंध के इक़्तिदार में बैठने वाले, जिन्होंने आज पाकिस्तान के हालात किए। लिहाजा जो हकीकी आज़ादी जो कि चंद दिनों के अंदर इस्लामाबाद पहुँचने वाली है, मैं आज पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि कल तो उन बेशर्मों के मुंह के ऊपर भी तमाचा था जो कहते थे, बेशर्म लोग, कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, वो ड्रामे कर रहा है। कल आपने वीडियो देख ली, वो वीडियो आपको नज़र आ गई किस तरह इमरान खान के पैर के अंदर वो 3 गोलियां लगी हैं। कितना फ़ासला था, इतना फ़ासला था उसके पेट में और ज़मीन में। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर वो गोलियां पेट में लग जाती तो क्या होता। ये पाकिस्तान आपको माफ़ नहीं करेगा। आप मत भूलें जो बार बार इमरान खान कहते हैं कि उस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, उसको आपने दीवार से लगा दिया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए थे। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, ये पूरी 13 सियासी जमातें मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सक रही हैं। पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, हर खातून, हर घर के अंदर इमरान खान धड़कता है। किस किस से मुकाबला करेंगे? आप चाहे जो कर लें, आप इमरान खान को नहीं हरा सकते। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आपने जितने तजुर्बे करने कर लें। बेशर्मी का आलम यह है कि जिन लोगों ने शहर को जलाया, गिराया, आग लगाई, बदमाशियाँ करी, आज उनको मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं, उनको आपस में एक कर रहे हैं कि वो आएंगे और इमरान खान का मुकाबला करेंगे। खुदा की कसम नहीं कर सकते। उस वक्त भी इनके पास बंदूकें थी। ये अरसलान साथ बैठे हुए हमारे ISF के, ये स्टूडेंट होते थे और ये मुकाबला करते थे बगैर असला के। आप क्या समझ रहे हो इमरान खान को? इमरान खान पाकिस्तान का लीडर नहीं है, इमरान खान उम्मा का लीडर है। इमरान खान पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की आवाज़ है। इमरान खान फ़लस्तीन की आवाज़, अफ़गानिस्तान की आवाज़, सीरिया की आवाज़, इमरान खान कश्मीर की आवाज़ है। आप इमरान खान से मुकाबला करोगे? इमरान खान आखिर में मैं कहूँगा कि वो शख्स है जिसके साथ हर मुसलमान को खड़ा होना उसका फ़र्ज़ है, क्योंकि उसने आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई कि जब आप हमारे प्यारे नबी की जो है गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिलों को आप तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ये पूरी दुनिया को इस बात का एहसास दिलाते हुए इमरान खान ने 15 मार्च का दिन यूनाइटेड नेशन के अंदर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मुकर्रर कराया। ये इमरान खान, इससे आप मुकाबला करोगे? आप नहीं कर सकोगे। हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमारी फैमिली से हमें ज़्यादा अजीज़ इमरान खान है, ये आपको सिर्फ बताना चाहते हैं। आपको जितनी लाशें गिरानी है गिराओ, हम सब तैयार हैं मरने के लिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये याद रखना, ये दौर वो भुट्टो साहब वाला दौर नहीं है, ये कोई और दौर है। ये आज का दौर है, ये 2023 का दौर है, ये मोबाइल फ़ोन का दौर है। लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, लाखों की तादाद में। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया, मैंने कहा ना कि बार बार मेरे मुँह में खाक, मेरे को इस बात का डर होता है कि मोहतरमा पे पहले हमला किया था, वो ज़िद में औरत मुल्क की खातिर फिर बाहर निकली और फिर दूसरा हमला उन्होंने ऐसा करा कि उसकी जान ले ली। हम नहीं चाहते हैं कि अल्लाह ना करे कोई खुदा न खास ऐसी बात हो जाए कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं पछताएं कि क्या हो गया। लिहाजा अपनी आंखें खोल लो, समझ जाओ। और आखिर में जो मेरी बात है वो चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि चीफ जस्टिस साहब जो 3 नाम आपसे लिए गए हैं, जिसके अंदर पहला नाम जो है वो आपका इस सूबे का, इस मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ ये कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर राना सनाउल्लाह, और तीसरा जो है मेजर जनरल फैसल। इन तीनों के ख़िलाफ़ जो है तहकीकात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये कौम, ये अवाम, ये सब कुछ पाकिस्तानियों का है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपकी अदालत है। इस अदालत में आप जिसको बुलाना चाहें बुलाएं, हमें बुलाना चाहें हम भी हाज़िर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा गौरव भाई, ये असलान बात कर लें, उसके बाद आगे। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत बताना ज़रूरी हैं। माजी की चीज़ें, मैं करूँगा, बात करूँ। जो माजी में वाक़यात हुए,
अमूमन हम भूल जाया करते हैं, नए वाक़यात दरपेश आ जाते हैं, नई खबरें सामने आ जाती हैं। मैं कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। एक MKM जमात, उसने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा किया था, यहाँ पर धरना दिया गया, PSP की जानिब से उनसे भी मुआहिदा किया गया पीपल्स पार्टी ने। फिर जमात इस्लामी ने भी पीपल्स पार्टी से मुआहिदा किया। उसके बाद जब फ़ोन कॉल के ऊपर MKM को बताया गया कि आपको PTI की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करनी है, तो ड्रामाटाइज करके मामले को रात के 3 बजे MKM ने 2 मुआहिदे किए। एक नून लीग के साथ किया और दूसरा मुआहिदा पीपल्स पार्टी के साथ किया। कहने का मकसद ये है कि तमाम जमातों ने सिवाय PTI के उस जमात के साथ मुआहिदा किया जो कराची की तबाही की जिम्मेदार है। आज आप कराची शहर में रेफरेंडम करा के देख लें, 90% से ज़ायद शहरी, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हो, उनसे एक सवाल पूछा जाए कि कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन है, वो सब कहेंगे पीपल्स पार्टी। और इस पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा करना ये ऐसा है कि कराची की तबाही को और तूल देना, उसको फ़रोग देना। आज ये जमातें किस मुंह से बात कर रहे हैं। आपने जब धरने दिए, जो हमें पता है कि पीपल्स पार्टी के इशारों पे ही दिए गए थे, वो आज दोबारा धरना क्यों नहीं दे रहे आप? वो मुआहिदे आपके अगर पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहे तो आए रोडों पे लेके, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को लेके आए। अगर कोई बचा है, लेके क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक मामलात मौजूद हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी मामलात चलाए जा रहे हैं तमाम जमातों से। और ये हमारा फ़र्ज़ है इनसे पूछना, क्योंकि आपने इतने दिन ड्रामा रचाया, फिर मुआहिदा किया, टीवी के सामने बैठ के मुआहिदा किया। कहाँ है वो मुआहिदा? और उस मुआहिदे में एक और अजीब सी बात थी जो MKM ने नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ अलग-अलग किया। उन दोनों मुआहिदों में 1 और 2 से 3 नुकात थोड़े मुख्तलिफ थे, बाकी चीज़ें सेम थी। MKM ने जो नून लीग के साथ मुआहिदा किया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जिक्र किया, और जो पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा किया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पार्ट निकाल दिया। यह बेवकूफ़ किसको बना रहे थे? ये क्या मामला है? अवाम क्या ये चीज़ें नोट नहीं करते? सब नोट करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान की तारीख में नाकारा तरीन मेयर कराची आए थे, जो कल बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भाई आप आ जाए ना, हुकूमत से बाहर आ जाए। और आप क्यों आते हैं? जो आपके मज़े करने वाले वुज़रा हैं वफाकी, उनको लेके आए ना, उनको बिठाए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनको बोले ऐवान में जाके तकरीर करें, बताएं कि मुआहिदा पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, कराची के अवाम से ज़्यादती की जा रही है। आए फैसल सब्ज़वारी मज़े लेने के बजाय बोटों में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि जो मुआहिदा हुआ था, सिग्नेटरी कौन था? फैसल सब्ज़वारी साहब, आप थे सिग्नेटरी। आप क्यों नहीं आ रहे इस वक्त हुकूमत से बाहर? क्योंकि फ़ोन कॉल नहीं आ रही। आपकी तो आदत है, पहले लंदन से अल्ताफ़ हुसैन का फ़ोन कॉल रिसीव किया करते थे, अब डर्टी हैरी के फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं आप। उसी की बुनियाद पे तो आप चल रहे हैं, आप में सकत नहीं है। आपके एक साथी हमें ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे कि भाई जिस लाइन पर आप चलना चाह रहे हैं उस लाइन पर हम चल ही नहीं सकते, हमारे ऊपर तो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, 2 घंटे में उठा लिए जाएंगे। तो हमें मालूम है आपके मामलात क्या हैं, आपकी मजबूरियां क्या हैं, जब भी तो हम आपको कह रहे हैं मजबूर कौमी मूवमेंट बन चुके हैं आप। एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी बल्दियाती कानून के हवाले से, खुर्रम शेर जमान साहब भी उसके रुकन थे गालबन। उसके 3 इजलास कॉल किए गए और उन इजलास के बाद वो कमेटी कहाँ है किसी को मालूम नहीं। वो अदालत की आंख में धूल झोंकने के लिए कमेटी बनाई गई थी ताकि जब अदालत उज़्मा जब बुलाए सिंध हुकूमत को कि जी आपने कानून साजी क्यों नहीं की जो साबका चीफ जस्टिस साहब के फैसले के मुताबिक होनी थी, तो ये बार बार कहते हैं कि जी वो कमेटी बन गई है
अब कमेटी फैसला करेगी। अब ना वो कमेटी का इजलास होता है, 3 माह गुजर चुके हैं, सिंध असेंबली का कोई इजलास नहीं कॉल किया जा रहा। और वो क्यों कॉल नहीं किया जा रहा? हमारे पास मुसद्दिक़ इत्तलात है, क्योंकि हमसे भी लोग राब्ते में हैं। बड़े सारे लोग जो पीपल्स पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, अरकान असेंबली हैं, वो कहते हैं ये हमारे डर से इजलास नहीं बुला रहे, क्योंकि ये इजलास बुलाएंगे तो हम असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जरदारी सिस्टम जिसकी वजह से सैलाब आया पूरे सिंध में, उसके खिलाफ हम बाप बुलंद आवाज़ करेंगे। इनके 2 से 3 अरकान के तो आपने टीवी पे भी देख लिया किस तरह वो वजीर आला सिंध और बिलावल जरदारी के सामने बात कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ हमसे राब्ते में वो ये कहते हैं कि सिंध असेंबली का इजलास सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके जो सैलाब में तबाहाली आई है, जो बुनियाद बनी है तबाहाली की, उसके ऊपर वो अरकान बात करना चाहते हैं। वरना तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिंध असेंबली का इजलास 3 माह मुसलसल गुजरने के बाद एक दिन भी कॉल नहीं किया जा रहा। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि चीफ जस्टिस साहब, आप आज जिस मनसब पर हैं उस मनसब पे जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे और उनका एक फैसला था आर्टिकल 140A के हिसाब से, बहुत तारीखी फैसला था जिससे कराची के अवाम खुश हुए थे और उन्हें यह शायद एहसास हुआ था कि शायद इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, कराची के साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही है उसकी आवाज़ सुनने को कोई तैयार है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, वो फ़ैसला भी आ गया, 9 माह गुजर चुके हैं, फ़ैसला फरवरी में आया, हम नवंबर में मौजूद हैं, उस फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आर्टिकल 140A के हिसाब से जो पिटिशन थी, इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म होने के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन दायर की थी कि आर्टिकल 140A की तशरीह की जाए। उसकी तशरीह भी हो चुकी है, फैसला भी आ चुका है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अदालत उज़्मा के फैसले आने के बावजूद अगर अमल दरामद ना हो तो इसका मतलब क्या ये तस्वुर किया जाए कि आला अदालत के फैसले की कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता कि फ़ैसला आने के बाद उसके ऊपर इत्तलाक नहीं हो रहा? क्या सिंध हुकूमत और इनके वज़रा और बाकी पूरा सिस्टम जो सिंध में चल रहा है, क्या ये अदालत उज़्मा के फ़ैसले से मावरा है? क्या ये बालातर है? और जितनी भी जमातें इस वक्त साथ हैं, जो उस वक्त पिटिशनर थी MQM, वो क्यों सवाल नहीं करते? क्यों रात के अंधेरे में जब इनके सिस्टम के गवर्नर जो बिठाए गए हैं, जो मुझे नहीं लगता कि इनके भी हैं, इनके लोगों से पूछेंगे वो भी कहेंगे कि भाई लाए गए हैं, कहीं से बिठाए गए हैं फ़ोन कॉल पे डर्टी एरी के ज़रिए, लेकिन वो जो बात करने के लिए आए थे वो कहाँ है? MQM के दफातर कितने खुल गए मेरे भाई? कितने लोग बाजियाब हो गए? जिनको बाजियाब होना था उनकी लाशें मिल गई बेचारों की। तो MQM बार बार बेनकाब होती जा रही है और जो कोरंगी में इलेक्शन हुआ उसके बाद तो यकीनी तौर पर है कि MQM बिल्कुल नहीं चाहती, और हमें यकीन है इस बात का कि बल्दियाती इंतखाबात ना कराने की सबसे बड़ी वजह कराची में वो MQM है। शुक्रिया। कोई सवाल? की आज़ादी के हवाले से जो खान साहब ने यू टर्न लिया है, ये तो फिर अब यू टर्न का कोई आलमी रिकॉर्ड बन गया है। मेरे को कोई अवार्ड खान साहब को देना चाहिए, क्योंकि अब हकीकी आज़ादी किससे दिलाएंगे? अगर अमेरिका से फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है तो फिर ये आज़ादी काहे की भाई? हैरत है मुझे इस आपके सवाल के ऊपर। आप यू टर्न की बात कर रहे हैं, आपने इमरान खान साहब की कल वीडियो मेरे ख्याल से देख ली होगी, किस तरीके से वो तकलीफ़ के अंदर बैठे हुए हैं और उसके बावजूद उन्होंने ये कहा है कि मैं निकलूँगा। और इमरान खान साहब ने अपनी कल की तकरीर में एक दफ़ा वापस बड़े साफ़ अल्फाज के अंदर ये कह दिया है कि हमें किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं है, हम
दुनिया में जितने भी ममालिक हैं अमेरिका समेत, उनके साथ एक इज़्ज़त का, एक वक़ार का हम रिश्ता चाहते हैं। हम डिक्टेशन जो है वो हम कभी भी किसी से नहीं लेंगे। और जिस तरीके से अखबारात के अंदर और कुछ टीवी, कुछ बोलूँगा क्योंकि सारे ऐसे नहीं हैं, हाँ जिसने लिखा बिल्कुल सारे टीवी चैनल नहीं, कुछ टीवी चैनल और कुछ अखबारात ने जिस तरह उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की है, तो हमें नज़र आ रहा है कि कौन सा निज़ाम और कौन सा सिस्टम चल रहा है। बाकी अगर आप 23 साल पुराना भी इमरान खान साहब की तकरीर या उनका इंटरव्यू देखेंगे, तो जो उनका स्टांस आज से 23 साल पुराना था रिगार्डिंग दुनिया में तमाम ममालिक के साथ किस तरह रिलेशंस, किस तरह आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, वज़ीर आज़म बनने के बाद भी और आज भी उनका वही स्टांस है। जी 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 क्या वजह थी कि आप भी जो है पीपल्स पार्टी की तरह हमारे लोकल लोग गए और दूसरा ये कि जो कल खान साहब की वीडियो आई है सामने बोलने जी इसकी क्या जरूरत पेश आ गई थी? सबको पता था कि उनको जो है उतना रखने है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। इसकी क्या बेशरम लोग थे। अच्छा, एक तो कोई बेशरम एक लोग तो थे। बना के नहीं एक ही थी, बना के तो 5-6 हो जाती है ना। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मुजाहिद कॉलोनी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने गरीबों के घरों को तोड़ा है, उसको मसमार किया है, जिसके अंदर इनके ज़ाहिर है मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पहले ये सब इजाज़त देते हैं करने की। और ये वही सियासी जमात है जो कि रोटी कपड़ा और मकान का जब लफ्ज़ आता है तो मुँह खोल के बोलते हैं मकान, वो देते हैं। तो जिस तरीके से हुकूमत सिंध ने पीपल्स पार्टी की लोगों के घरों को मसमार किया है, उसकी हम सख्त अल्फाज के अंदर मज़म्मत करते हैं। आपको याद हो कि जब हम कराची के नालों की, बरसाती नालों की सफाई कर रहे थे, तो वहाँ पे तो हमने रीसेटलमेंट के लिए 32 अरब लोगों को 32 अरब रुपए वहाँ पे फराम किए थे और तकसीम किए थे ताकि वो लोग जो है अपने घर के ले लें। ये पीपल्स पार्टी नहीं है, तहरीक इंसाफ है। और वीडियो के बारे में आपने बात की, कुछ बेशर्मों को शर्म दिलाने के लिए, कुछ अंधों को और कुछ काणों को उनकी आंखें खोलने के लिए कल जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की वीडियो दिखाई थी कि वो इस वक्त किस हालात के अंदर है। उसके अलावा दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले इमरान खान के, वो ख़ुद भी जो है जानना चाहते थे कि क्या उनकी कंडीशन कैसी, उनके क्या हालात हैं। और ज़ाहिर है कि हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। वक्त के फ़िरौनों के साथ ये शख्स जो है वो लड़ बैठा है इस मुल्क की खातिर, और अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह ताला तू हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क का अजीम लीडर है। फिर पता नहीं हमें ऐसा शख्स कब मिलेगा, नहीं तो यही पटवारी और ये मदारी सारे हमें मुल्क में हमारे रहेंगे जो खाते पीते रहेंगे। जी सर, जी आज़ भाई, जी जी तो पिछली बार हमने टूल प्लाजा पे देखा था कितनी हज़ार गाड़ियाँ यहाँ से, जी इस बार उससे ज़्यादा होंगी। जी जी इंशाल्लाह ताला उससे ज़्यादा होंगी। और देखें सिलसिला ऐसा होता है कि जब आप यहाँ से निकलते हैं तो बहुत सारे दोस्त होते हैं वो जो जाके आपको वहाँ से सी ऑफ करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम पूरा कराची शहर में जितने हमारे वर्कर्स हैं वो सारे वहाँ चले जाएं। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी 50 से 60% जो है हम अपनी यहाँ पे फोर्स रखेंगे, ताकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई वहाँ पे मामला हो तो कराची शहर के अंदर, बाकी सूबे सिंध के बाकी जितने भी, क्योंकि सिंध तो कराची तो ज़ाहिर है सिंध का दिल है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा अपनी तादाद छोड़ते हैं पीछे। और कुछ लोग हमारे हर ज़िला के अंदर भी ज़िले में भी रहेंगे कि खुदा ना खास्ता कोई बात हो तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सके। हम अपनी पूरी पॉलिसी है, पार्टिसिपेशन तो पूरी तकरीबन पूरे सूबे से होगी। और मैं ख़ुद खान साहब को बता कर आया हूँ और उनसे मैंने खान साहब से कहा है कि खान साहब आपको ये यकीन से कहते हैं कि सूबा सिंध जो है इस तहरीक में पीछे नहीं रहेगा और आप सूबे सिंध को भी सबसे आगे पाएंगे। FIR कटाने के सिलसिले में आप अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, आपका वज़ीर आला है, ये तो सवाल है हमारा। क्या है कि वो FIR नहीं काट? यही तो हकीकी आज़ादी है, यही तो हकीकी आज़ादी है जिसकी जंग हम लड़ रहे हैं। और यही आज़ादी है जो कौम को दिलानी है, और वो ये है जनाब के अमीर, गरीब, ताकतवर, कमज़ोर, सब के लिए कानून जो है वो बराबरी की सतह पे एक जैसा हो, ताकि हर शख्स को आप अंदाज़ा लगाएं ना कि तलत भाई कि अगर इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा तो आपका और मेरा क्या होगा। जब ही तो हम कह रहे हैं कि वो 3 लोग इतने बासर हैं। देख रहे थे ना मुझे। स्ट्रीट क्राइम का बताया और दीगर जो भी जी। मामला सिंध के अंदर हो रहे हैं उससे कराची के अंदर खुसूसन जो मामला चल रहे हैं, कब्जा ये वो, जिस तरह से कल एक बंदे को गोली भी लगी, मुख्तियार कार को, बंदे को नहीं, मुख्तियार कार को। सर वो भी बंदा ही था। बंदा था लेकिन मुख्तियार कार सरकारी। जी जी ठीक है जी। और मेरा ये है मेरे भाई कि स्टेक होल्डर सबसे बड़े इस वक्त PTI है कराची की,
क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही महदूद रहेंगे तो ये एहतजाज भी जो अच्छा जी, गुजारिश ये है कि हमारे पास कौन कौन से फोरम्स अवेलेबल हैं। हमारे पास यही फोरम्स अवेलेबल हैं कि हम सिंध असम्बली के अंदर जो जुल्म सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से हो रहा है उसको हम हाईलाइट करें, उस पर आवाज़ उठाएं। वो आपके सामने है कि हमारे गले हमने छिल दिए चीख चीख के। उसके बाद दूसरा फोरम हमारे पास एहतजाज का, वो हमने करा। आप ही ने जो है एक दफ़ा फरमाया कि खाली एडिशनल IG के दफ्तर क्यों आते हो, जाके पिटिशन क्यों नहीं जमा कराते हो हाई कोर्ट में। आपके कहने पे खुद गया मैं और हाई कोर्ट के अंदर जाके मैंने कराची शहर के अंदर जो बदअमनी के हालात हैं, स्ट्रीट क्राइम है, उसके ऊपर जाके मैंने पिटिशन जमा कराई। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि और कौन सा फोरम है मैं जाके IG को टक्कर मारूँ? अब तो यही बच गया कि मैं जाऊँ IG ऑफिस में जाके IG को टक्कर मारूँ, एडिशनल IG को मारूँ, क्या करूँ? मेरे सूबे में मेरे DSP को जो है कत्ल किया जा रहा है, मेरे सूबे में मेरे SHO को मारा जा रहा है, मेरे सूबे में मेरे शहर में मुख्तियार कार को जो है वो कत्ल किया जा रहा है। बदीन के अंदर जो है, बदीन के अंदर आपके सामने ये वाक़या हुआ है, उसमें एक 2-3 लोगों को मार दिया, उसमें सिटिंग MP का बेटा इन्वॉल्व है। आप अंदाज़ा लगाएं कि फहमीदा सियाल को हम भूल गए, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? सीने पे कुरान लेके, उसके बाद वो सीने पे कुरान लेके बैठी थी और गोली गई है, उसको मारा है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि जो नाजिम जोकियों का मामला था, क्या हुआ, कौन इन्वॉल्व था? पीपल्स पार्टी के लोग ही इन्वॉल्व थे ना उसके अंदर। सो अब आवाम भी ये देख चुकी है, आवाम भी इस बात को जान चुकी है कि फ़साद की जड़ कौन है, असल मसला कौन है। ये खेल खेलने जितने जरदारी साहब ने अपने खेल खेलने हैं, हर लुगड़े लंगड़े को सबको अपने साथ ले लें, जिसको साथ लेना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन जब आएगा, अभी नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों तो आएगा इंशाअल्लाह ताला, इन तमाम सियासी जमातों का पाकिस्तान के अंदर जो है अगर सफाया ना कर दिया तो हमारा तहरीक इंसाफ नाम ना रहा। आप बताएं वो बता दो ज़रा। अच्छा देखें, अर्ज़ ये है गुजारिश के साथ कि देखें, तहरीक इंसाफ के तो 26 MPs हैं, तहरीक इंसाफ के 26 MPs की सिग्नेचर जो हैं हो चुकी हैं और हम तैयार हैं इजलास कॉल करने के लिए, क्योंकि हमें बड़ी फ़िक्र और हमें बड़ा गर्ज़ है कि सूबे सिंध के लोग जो हैं वो इस वक्त उनकी चीखें निकली हुई हैं, बहुत सारे मसाइल हैं और हम चाहते हैं तहरीक इंसाफ के इजलास कॉल होए और आए। अब वो 26 MPs किस तरह इजलास कॉल करेंगे? आप जानते हैं इनके जो सहूलतकार हैं MQM, वो तो इनसे मिली हुई है। MQM को जी आ रहा हूँ, MQM को इन्होंने मना कर दिया है कि आप सिग्नेचर्स करना नहीं उनके से। रही बात GDA को हमने बार बार कहा है कि आप अपनी सिग्नेचर्स जो हैं वो कर दें ताकि हम इजलास कॉल कर लें। मैंने ज़ाती तौर पे जो इनके पार्लियामेंट्री लीडर हैं उनसे भी गुजारिश की है और उनके बाकी मेंबर से भी की है। वो शायद सिंध के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद करने में मसरूफ़ है सूबे सिंध में, तो शायद इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है, मैं भी कभी कभी कराची से लड़काना गाँव जाता जी, हूं, तो मुझे भी वो KP वाला हेलीकॉप्टर मिल सकता है? क्योंकि सुना है कानून साजी हो रही है कि कोई भी वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकता है। आपको मैं दिलवा दूंगा, ज़ाती तौर पे अरेंज करवा दूंगा आपके लिए। अरसलान से मेरा सवाल आपसे नहीं, अरसलान ये कहा ये जा रहा था कि जितने भी MP हैं कराची से उन सब की और साबिक MNA जो उन सब की ड्यूटी लगाई गई थी कि इतने लोग लेके जाने हैं। तो हमारे ज़राए जो हैं वो आपकी MPA से हमें पता चला कि सबने इनकार कर दिया कि हम इतने नहीं जा सकते। तो बेताबे किस चीज़ के हज़ारों गाड़ियाँ कराची से जाएंगी इस्लामाबाद में? 50 गाड़ियाँ। अच्छा, जो ये खबर भी कहीं चली थी कि जी इनकार कर दिया है, तो वो पता नहीं कौन सा इजलास था, हम तो उसमें मौजूद नहीं थे। मैं भी MP हूँ, ये भी MP है, ऐसा कोई इजलास ही नहीं हुआ था। तो किसी ने अच्छी खबर बनाने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हो गए, तो ऐसा कोई इजलास ही नहीं हुआ था। और ये भी याद रखें कुछ सिस्टम तो हम चलाते हैं लीडर है वापस में। MPs का इजलास ही बुलाता है भाई। आपसे सवाल, आपको बुलाने की आवाज़ आज है इजलास हमारा 2 बजे।